देखते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है और क्वेश्चन नंबर 4 सर 4 prove that the following function do not have maxima or minima। सर प्रूफ कैसे करना है? आपको प्रूव करना है कि ना तो इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा है, ना आपके पास इस फंक्शन का कोई मिनिमा है। ठीक है, तो हम हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। एफ एक्स अपने पास है e टू दी पावर x। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो x की कोई भी रियल वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करती है, कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता। तो x हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा इसमें? x belongs to all real number because e to the power x is greater than minus infinity। ठीक है, माइनस तो ये होता ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 but less than plus infinity, greater than 0 but less than infinity। Therefore, yeah, this implies, अरे हमें गिवन छोड़ना है कि 0 से हमारा इंफिनिटी तक के बीच। नहीं, ये तो हमें फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना कि एफ एक्स की वैल्यूज क्या पॉसिबिलिटी रखती है। अगर x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो e टू दी पावर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। e टू दी पावर x का मतलब है कि e 2 से 3 के बीच में कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में अगर कोई भी रियल नंबर है उसकी जो मर्जी पावर रखो, -100 रखो तो 1 अपॉन सपोज 2.5 इज टू पावर 100 हो गया, प्लस 100 पावर रखो तो 2.5 इज टू पावर प्लस 100 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा, चाहे आप x को नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, 1 अपॉन e टू दी पावर x बन जाएगा। भाई 1 किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होकर के 1 ही देगा। तो एफ एक्स 0 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है, तो क्या एफ एक्स की कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है? ठीक है, नेगेटिव देयरफॉर क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा नेगेटिव आप बताओ। जैसे 2 टू दी 2.5 है जिसकी पावर x है, अब नेगेटिव कैसे होगा पहले सोचो फिर बताओ। x आप कोई नेगेटिव नंबर ही तो रखोगे या पॉजिटिव नंबर रखोगे। तो अगर आप नेगेटिव रखोगे तो ये 1 अपॉन 2.5 हो जाएगा। 1 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 2.5 की किसी पॉजिटिव पावर से, तो कभी नेगेटिव होगा? है ना, 0 भी नहीं हो सकता कभी, इसलिए लिखा गया ग्रेटर देन 0, और इंफिनिटी तो एंड ही नहीं होता है तो इसलिए लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि सीधा क्रिटिकल पॉइंट पे ले जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, मतलब जो मैक्सिमा होता है, ऑल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैन बी लोकल मैक्सिमा, ऑल पॉइंट ऑफ मिनिमा कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, होगा ही लोकल मिनिमा। अगर एक मिनिमम पॉइंट को आप लेंगे जो पूरी डोमेन में सबसे कम वैल्यू देता है, तो अपने आसपास तो सबसे कम वैल्यू देगा ही, लोकल मिनिमा तो होगा ही। अब लोकल मैक्सिमम, एक मैक्सिमम पॉइंट लोकल मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम पॉइंट लोकल मिनिमम पॉइंट होता है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए क्या चाहिए बेटा? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कब आता है? जब एफ डैश एक्स या तो 0 हो या एफ डैश एक्स 1/0 हो। तो ऐसा भी होता है
ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, बिकॉज देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट हेंस नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ये मेथड भी लगाया जा सकता है। देखो जैसे मैंने निकाला इसमें एफ डैश एक्स, एफ एक्स आपको दे रखा है ई टू दी पावर एक्स, आपने निकाला एफ डैश एक्स, आंसर आया ई टू दी पावर एक्स, करेक्ट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट अब डिनोमिनेटर तो है नहीं, बस क्रिटिकल पॉइंट यही कह सकते हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप लोग खुद सोचो कि ई की किस वैल्यू के लिए, मतलब ई की पावर में कौन सा रियल नंबर रखा जाए कि वो 0 के बराबर हो जाए। हो सकता है ऐसा कोई? ई 2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर है, और इस, हाँ नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं निकाल सकते। बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। यस सर। तो यहां आ गया बेटे, बिकॉज एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, हेंस नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। अब ये दोनों मेथड आप लोग देखो, जो सही लगता हो वो बताओ, ये कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो। सर इसका एफ डैश एक्स लॉग एक्स नहीं होगा? किसका एफ डैश एक्स? ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? यस। ठीक है, यस क्लियर? हाँ क्लियर हो तो हैंड रेस करो, फिर बढ़े आगे। तो हमारे स्कूल वाले से सितंबर में से यूटी ले रहे हैं और फिर अभी भी सब्जेक्टिव ही ले रहे हैं। कई स्कूल बेटा ऐसे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तो ऐसे स्कूल खुल गए, जो कह रहे हैं एमसीक्यू वाला जो पेपर है वो तो बोर्ड जो नंबर देगा देगा, लेकिन उन्हें जो वो 20 मार्क्स लगाने हैं, ठीक है, जो उनके हाथ में है, वो हमेशा सब्जेक्टिव पेपर से ही आपका डिसाइड करेंगे, ठीक है। सिद्धांत एंड स्नेहा, हमारा तो प्री बोर्ड 11 सितंबर है। वही बात है ना, वो जैसे मर्जी वो करें, स्कूल वाले आपके 20 नंबर के लिए ही ये सारी चीजें कराएंगे, तो इसलिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, लिखने का तरीका वगैरह देखो, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना अपने स्कूल का स्टैंडर्ड तो मेंटेन करेंगे ना, कि भाई जो पढ़ के गया उसे कुछ आता होगा। वो ये जानते हैं कि अगर एमसीक्यू वाला हम बोर्ड का प्रोसीजर फॉलो करेंगे इस साल, तो समझ लो बच्चे नील पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो पढ़ने वाले, उसमें कुछ नहीं होने वाला जो 1.5 घंटे का पेपर ले रहे। इसीलिए वो अपनी तरफ से तो तैयारी करेंगे ना, कि भाई हम अपने स्कूल के बच्चों का तो स्टैंडर्ड आप रखें ना। गवर्नमेंट स्कूल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जानते गवर्नमेंट जो करेगी मैं वही करूंगा, लेकिन पब्लिक स्कूल तो करते हैं। अब जैसे जब SA1 और SA2 भी चला था, तो पब्लिक स्कूल वालों ने तो अपना स्टैंडर्ड वही रखा। अब कहते हैं ना कि 1 से लेकर के 8 तक एग्जाम ही नहीं है, तो इसमें तो प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ बुला रहे हैं ना, क्लासेस थोड़ी चल रही है। नो सर, क्लासेस भी हो, ऑफलाइन क्लासेस? क्लासेस। नहीं सर, यस हमें सर। तो नहीं बुला रहे। अच्छा, कौन से स्कूल में आप? सर दी अदर स्कूल। अच्छा, लेकिन इसमें तो अभी न्यूज़पेपर में तो आया था कि भाई वैसे जा सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो सर बुलाया। मंडे सर ऑनवर्ड से नॉन रेगुलर क्लासेस है। अच्छा, तो मतलब नॉन एकेडमिक पर्पसेस के लिए ना सर, वो तो वही मैं कह रहा हूँ, है ना, उसके लिए जा सकते हैं। एडमिशन तो स्कूल वाले करने लग जाते हैं कि चलो भाई हम एकेडमिक के लिए बुला लेते हैं। होशियार रहना, फिर भी बच के रहना। सर इस चैप्टर के बाद हम कौन सा करेंगे? इसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा और फिर चैप्टर नंबर 2, बस खत्म। ज्यादा सर कुछ? लीनियर प्रोग्रामिंग करवा सकते हो? लीनियर प्रोग्रामिंग बता देता हूँ, मैंने भेजा था। लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ पढ़ा? सर नहीं भेजा सर, सितंबर में आ रहा है सर वैसे तो। अच्छा, 20 सितंबर को है। करा दूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन इस टर्म में है तो सही लीनियर प्रोग्रामिंग। यस सर। हाँ, तो सितंबर तक कोशिश करूंगा ना सारा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि यही चैप्टर बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। देखो सेकंड में कुछ करना नहीं है, पहली एक्सरसाइज है। और फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट में भी 3 ही क्राइटेरिया है, 3 टॉपिक हैं बस। यही टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन होते हैं बड़े, और 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। ये भी वो वाला तो हमने एक ही क्वेश्चन टच किया है,
5 मार्क्स वाला। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बेसिक बनेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट पर। मतलब इस बुक का ये सबसे बड़ा चैप्टर है और अपनी सेकंड बुक का जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो इंटीग्रल है, बाकी फिर सब छोटे हैं। तो अब जिस तरह का चैप्टर होगा उतना वो टाइम खींचेगा बेटे। और अगर वैसे अब देखो जैसे मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन करा दिया, मैक्सिमम मिनिमा खत्म, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी इसमें, ठीक है। खुद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब इतनी बड़ी है तो बाकी भी कितने बड़े होंगे क्वेश्चन, बाकी जो अगर अदर बुक करोगे तो कितने क्वेश्चन होंगे। आरडी में उठा लो 100 क्वेश्चन होंगे कम से कम मैक्सिमम मिनिमा के, एप्लीकेशन के। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट कह रहा है जी gx इज इक्वल टू log x। gx कितना आ रहा है? log x। इसमें भी यही बताना। तो अब मुझे बताओ डेरिवेटिव क्राइटेरिया तुम लोगों को ठीक लग रहा है या जो मैंने क्राइटेरिया पहले यूज किया फंक्शन वाला वो ठीक लग रहा है? डेरिवेटिव वाला चाहिए। डेरिवेटिव इजी लग रहा है, ठीक है, तो इसी पे चलते हैं। फिर बेटा g डैश x निकालते हैं। log x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर जो log x की डोमेन होती है, ध्यान रखना ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि x हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 होता है। जो कि आप जब क्राइटेरिया लिखो तो आपको पता हो कि आप सही क्राइटेरिया लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज 1/x इज नॉट इक्वल, या एक मिनट बेटा यहां पे मैं कर देता हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। g डैश x को 0 डालोगे और g डैश x को 1/0 डालोगे, क्या हमें g डैश x को 1/0 डालना चाहिए? तो सर है ना, क्योंकि डोमेन तो पहले ही ग्रेटर देन 0 है, तो x को 1/0 रखने का कोई फायदा ही नहीं। 1/0 is नॉट डिफाइंड, डोमेन में ही नहीं आ रहा आपका क्रिटिकल पॉइंट, तो इसलिए वो आपको नहीं रखना। तो g डैश x को मैंने रखा 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज 1/x इज इक्वल टू 0। लेकिन आप सर 1/x की डोमेन क्या है? तो देखो log x की डोमेन कितनी है? ग्रेटर देन 0। तो 1/x में x भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना। फॉर ऑल x आप जो मर्जी इसमें वर्किंग करो, चाहे डबल डेरिवेटिव करो चाहे सिंगल डेरिवेटिव करो, x का क्राइटेरिया नहीं बदलेगा कभी, x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है। और 1/x भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। कैसे पता चल रहा है? अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो 1/x का भी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है ना। तो वही मैंने, अगर उस पे जाना है तो फिर हमें जाना पड़ेगा जो फंक्शन वाला पढ़ाया है, लेकिन अभी मैं आपको डेरिवेटिव वाला करा रहा हूं। तो 1/x इज इक्वल टू 0 रखा। अब यहां लिखो बिकॉज 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज या देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। या फिर x को भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी x को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये बात गलत हो गई ना। देखो 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, 1 इज इक्वल टू 0, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। वॉइस लिख देंगे तो देखो आप समझ गए? क्लियर कि नहीं? यस ठीक है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हेंस नो मैक्सिमा नो मिनिमा। और 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 कैसे? हो ही नहीं सकता ना कभी। देखो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 को डिवाइड करे और 0 दे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इसमें तो नहीं पूछता हूँ, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। या किसी को अगर सर कोई 0 लिए क्यों? अगर नीचे x है हम्म x है तो और 0 तो ले नहीं सकते ऊपर, क्योंकि ऊपर x नहीं है। नहीं, वही चीज तो बेटे शो कर रहा हूं ना मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ये बता रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं g डैश x को 0 रखूंगा। इसका मतलब मैंने कहा 1/x इज इक्वल टू 0, बट दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। यही तो मैं शो कर रहा हूँ कि हम ले ही नहीं लेकिन सकते। इसके ऊपर x होना चाहिए ना।
नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है कि x होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो आप इस चीज को लिखो ही मत, ये मत लिखो, ये खत्म ही करो। आप सीधे लिखो बिकॉज g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0। खत्म हो गई बात। चाहे आप इसको ऐसे शो करो, अगर आपको आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? सर 1/0 में डाला है ना, 1/0 में जो डोमेन है वो 0 होगी नहीं, तो x को 0 कैसे ले सकते हो आप? है ना, समझ गए कि लॉग नहीं? की डोमेन क्या होती है? हाँ बेटा, एक बार दोबारा बता। सर लॉग की डोमेन ही बता देना। लॉग की डोमेन ये रही, x इज ग्रेटर देन 0, ये log x की डोमेन है। x हमेशा पॉजिटिव होता है, ये साथ में लिखा है इसके, ओके सर। ठीक है। और 1/x की आप बात कर रहे हो भाई, मैंने g डैश x को डाला 1/0, सॉरी, तो यानी 1/x इज इक्वल टू 1/0। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो x 0, क्या आपने ये? लेकिन कहा था सर अगर 1/x को मतलब कि ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल हो तो आप इज इक्वल टू 1/0 नहीं लिख सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको लिखने की जरूरत क्या है। मैंने पिछली सर क्लास, वैसे आपने सर ये कहा था ना, हाँ पिछली क्लास मैंने ये बात की थी कि अगर आपको दिख रहा है ऊपर कांस्टेंट है तो हम लेंगे क्यों 0? 0 कभी आएगा ही नहीं। तो आप ये चीज नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, ये तो मैंने बस जैसे पिछला मेथड मैंने फॉलो किया वैसे मैं फॉलो करके दिखा रहा हूँ कि देखो ये मैं कर रहा हूँ, और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा। और आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0। बात खत्म, देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब समझ गए मेरी बात? और इसी तरीके से अगर आप 1/x रख रहे हो तो x क्या मिल रहा है? 0। क्या जरूरत है? x तो ग्रेटर देन 0, तो क्या करेंगे 0 निकाल कर, यस सर। है ना। तो ये सब चीजें तो डायरेक्ट पता चल जानी चाहिए कि क्यों ये छोड़ा जा रहा है। तो जो बात है ना कि 1/x, ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा है कि ये तुम लोग नहीं तो कहोगे कि g डैश x कैसे हो गया, तो इसलिए मैंने लिख करके दिखा दिया ये नहीं हो रहा। और अगर आपको आ गया तो आप बिल्कुल मत लिखो, बस सीधे लिखो बिकॉज g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 for all x greater than 0, therefore there is no critical point, hence no maxima, no minima। ठीक है, खत्म। अब आते हैं पार्ट थर्ड पर। अब पार्ट थर्ड की बात करें तो अपने पास है पार्ट थर्ड, hx इज इक्वल टू, hx हमें दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, h डैश x जो कि हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको कैसे पता लगाएं भाई 0 होगा कि नहीं? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट यही वर्किंग करोगे, यहां तो रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट h डैश x इज इक्वल टू 0। जब h डैश x को 0 रखा तो ये आ गया बेटे 3x² 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ पर बच्चों जरा चेक करके बताओ, Yes. होगी? क्या लिखोगे? 1 1 2 + 1 2 प्लस 1 वो तो 3x हो जाएगा, 2x बदल जाएगा 3 माइनस, तो 3 माइनस सर नहीं होगी। 3 माइनस x तो माइनस 3x² हो जाएगा। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो अब निकालो पता यहाँ। कैसे चलेगा सर एकदम से कि भाई सर होगी कि नहीं होगी? कैसे पता चला? जब कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करो, नहीं और सर वैसे तो पता चलता है, लेकिन आपको कैसे एकदम से पता चलेगा कि भाई होगी कि नहीं होगी? वही समझा रहा हूं। जब आप कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करो और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, जैसे ये 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रिजल्ट 2 मिल रहा है। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमें रिजल्ट लार्जर मिला, सही है। और 2 क्या है बेटा? स्मॉलर है। तो 2 ऐसे किसी दो पार्ट में नहीं ब्रेक हो सकता क्योंकि ये स्मॉलर है, जो कि प्लस भी हो और मल्टीप्लाई करके 3 दे। अगर ये -2x होता
तब चांसेस कुछ हो सकते थे अगर छोटा है तो, ठीक है ना, समझ गए। तो 1 into 3 करके पॉजिटिव आ रहा है और ये आ रहा है +2, तो ब्रेक कैसे होगा। और दूसरी बात, जब आपको बहुत दिक्कत होने लगे कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी कि नहीं, तो पहले सीधा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b का मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4a3c1 4 - 12, देखो सीधे आ गया -8। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर हैं तो कभी मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। अब समझ गए, डी से भी तो पता लग रहा है। सर वैसे तो पता चल रहा है हाँ देखते ही। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखते ही मैंने ये देखा ना 1 into 3 करके कितना आ रहा है, +3। अगर +3 आ रहा है तो 2 की ब्रेकिंग क्या होगी, 3 आना चाहिए ना। तो 2 की ब्रेकिंग लिखोगे 3 - 1, लेकिन 3 into -1 करके तो -3 आ रहा है, और इसके अलावा कोई ब्रेकिंग हो ही नहीं सकती, तो इसलिए नहीं होगी ब्रेकिंग। ओके अब समझ में आया। अगर पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और बीच में अगर पॉजिटिव है तो वो नंबर बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तब कुछ चांस हो सकते हैं कि ब्रेक करके बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया नेगेटिव, ये निकालना है आपको। तो यहां लिखना है बिकॉज d is less than 0, therefore there is no real value of x for which, अरे डी निकालना है। ये d निकालना है, h-x is equal to 0. There is no real value of x for which h-x is equal to 0. Therefore, no critical point, hence no maxima known. अब बताओ, देखो तीनों पार्ट समझ गए सभी कि नहीं। यही थे 3 पार्ट जो तुम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे थे। बारह सेकंड देता हूं सोचने के लिए, ध्यान से सोचो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तुम लोगों ने एप्लीकेशन बस एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, इसके बाद अब हम चलेंगे एप्लीकेशन पर, बड़े क्वेश्चन। सर इसे पहले वाले मेथड से कर सकते हैं? पहले वाले मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको ये सारा का सारा बनाना पड़ेगा भाई, 3x² + 2x + 1 को, और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर x को बताना पड़ेगा देयर इज नो वैल्यू, जैसे x³ वाला है, यहाँ से आपको बनाने पड़ेंगे सारे x के, तो इसलिए वो मुश्किल हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ओके। क्लियर, बढ़े आगे। अब आओ मैक्सिमा मिनिमा के अदर क्वेश्चंस पर। ये क्लोज इंटरवल वाले तो कर लोगे इजी, ठीक है। एक बार सेकंड पार्ट बता सर। 5th का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन कह रहे हैं 5th में fx is equal to sin x plus cos x। sin x plus cos x where x belongs to close interval 0 to pi। x यहां बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक तो सारी ट्रिग्नोमेट्री वाले में ना प्रॉब्लम आ रही है, तो हर ट्रिग्नोमेट्री वाले में प्रॉब्लम आती है, यस सर। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव -sin x, पहले यहां ध्यान दो आप लोग, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप f' को रखोगे 0, दिस implies cos x minus sin x is equal to 0, this implies cos x is equal to sin x। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बच्चों जब वैल्यू निकालनी होती है तो
टी रेशियोज जो है वो सिंगल टी रेशियो होना चाहिए और राइट साइड पर कोई भी कांस्टेंट यानी रियल नंबर होना चाहिए। तो अभी जो 11th 12th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यूज आएंगी जो 10th की टेबल में आपने पढ़ी थी, ठीक है। अब जैसे अपने पास cos x = sin x आ गया तो इन दोनों से कंपेयर करके वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे tan x cot x sin x = एक तरफ टी रेशियो होना चाहिए और एक तरफ कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, cos x को मैंने शिफ्ट कर दिया, cos x गया sin के डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया sin x अपॉन cos x = 1 और sin x अपॉन cos x हो गया tan x = 1। पहले किया आपको काम, मैंने कॉट से करा है सर ये। और भी ठीक है, एक ही बात है। अब आपको ये देखना है कि भाई 10 पॉजिटिव बस सोचो, यहाँ नेगेटिव लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप देखो ये 1 कब होता है, ठीक है, चाहे -1 ही क्यों ना हो। तो इट इज सर उसी में से मतलब माइनस भी ले सर सकते अगर -1 होता है तो सर ये -tan π/4 हो जाता है। -10π/4 ही आप लिखो, ठीक है। जो ये प्लस और माइनस साइन है ये आपको बताते हैं कि आपके इस टी रेशियो का क्वाड्रेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो सर एक जगह आया था -1, तो वो मेरे को भी समझ नहीं आया कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, अभी आपके पास ये 10 क्या है, पॉजिटिव है, यानी इधर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। मतलब आपके पास अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, ठीक है, कांस्टेंट वाले की तरफ। तो ये दोनों ही पॉजिटिव है। पहले ये सोचो 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट और थर्ड में। अगर फर्स्ट में वैल्यू पड़ती है तो आपका थीटा अल्फा होता है, और अगर सेकंड में वैल्यू ले जानी है तो पाई माइनस अल्फा होता है, और थर्ड में ले जानी है तो पाई प्लस अल्फा होता है, और फोर्थ में ले जानी है तो 2 पाई माइनस अल्फा होता है। यानी यहाँ पर पाई होता है इसलिए ऐसा होता है, पाई माइनस पाई प्लस। यहाँ 2 पाई होता है इसलिए 2 पाई माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, ये क्वेश्चन कहता है 0 से पाई, आपको जाना है 0 से पाई। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाऊंगा ही क्यों, ये देखो आप थर्ड में जाएंगे क्या आप, उसकी तो रेंज ही 0 से पाई है, ठीक है। 0 से 2 पाई होती तब आप थर्ड में जाते, नहीं तो अब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड में हम जा ही नहीं सकते। तो फर्स्ट में क्या आंसर होगा, थीटा = अल्फा यानी x = π/4। आ गया आंसर। हैं। 3π/4 भी लेंगे। 3π/4 क्यों लेंगे, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों जाएंगे, जब रेंज ही 0 से पाई है तो पाई प्लस। सेकंड में नहीं जाएंगे, सेकंड में क्यों जाएंगे, सेकंड में 10 पॉजिटिव थोड़ी होता है, ठीक है। ओके। 10 is positive in quadrant first and in quadrant मतलब third। जहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो वहीं पे लेना है। वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है ना कि आपकी वैल्यू क्या बन रही है, जैसे 10x + 10π/4, ठीक है। सर आपने कहा ना सर कि नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव ले नहीं सकते, अगर होता तो मैंने ये कहा, अगर यही क्वेश्चन होता है ऐसे कि भाई 10x = -1, तो ये बन जाता 10x = -10π/4। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है। अब ये सोचना है कि भाई हमें नेगेटिव मिल रहा है, आप ये देखो 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो आप कहेंगे सेकंड में होता है सेकंड और और फोर्थ में होता है, करेक्ट बात। अब बात ये बेटे कि रेंज जो है वो 0 से पाई तक ही मतलब है, सेकंड हो गया। तो यानी फोर्थ वाला हमें छोड़ना पड़ेगा, जब रेंज में ही नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अगर मान लो 0 से 2 पाई होता तब दोनों आंसर निकलते, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 0 से पाई, तो 0 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट है जो हमारे इस नेगेटिव आउटकम्स को सेटिस्फाई करता है, तो वो है सेकंड। तो माइनस का यही काम है, इसने क्वाड्रेंट बता दिया। अब माइनस का काम हो गया खत्म, ये बन गया पाई माइनस π/4। क्या बन गया, पाई माइनस π/4, और नेगेटिव को हटा देना, क्योंकि नेगेटिव का काम था क्वाड्रेंट बताना, पॉजिटिव का काम था क्वाड्रेंट बताना, ठीक है। सर हाँ सर वो x बिलोंग्स टू 0 to पाई नहीं होता तो क्या होता। उसने अगर 0 to पाई ना दिया होता यस सर। तब फिर ये क्वेश्चन इसमें ना होता ना, फिर तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता। नहीं सर हम इंक्लूड करते हैं जैसे जो दूसरी वैल्यू आनी थी पाई की। नहीं, अगर कुछ रेंज तो ट्रिग्नोमेट्री में उसको देनी पड़ेगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आएगा तो रेंज होगी।
अगर वो क्लोज इंटरवल में है तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा, ओपन में लिखेगा तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछेगा, तब क्लोज पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन Okay, का sir. भी तो कुछ क्राइटेरिया है ना कि क्वेश्चन बनना भी तो चाहिए ठीक से। तो अब यहां पर जो आपके x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3π/4। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्या अभी भी डाउट है? सर 3π/4 से सेकंड क्वाड्रेंट में लाया हाँ 3π/4 तो सेकंड में आया ना, इसके अकॉर्डिंग 135 डिग्री तो होता है 45 × 3। Yes. तो उसको कोई नहीं इंक्लूड कर रहा सर, वो -1 है। इस वक्त जो क्वेश्चन है वो +1 वाला है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने तुम लोगों को समझाया है। वो क्यों लोगे आप +1 जैसे वाले? आपने कहा ना सर कि वो सिर्फ नेगेटिव से साइन को उसको बताता है क्वाड्रेंट को। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट तक है सर, ये 0 to π है, तो उसको क्यों नहीं? हाँ तो सेकंड को क्यों लिया? सेकंड डोमेन में। तो सेकंड है तो डोमेन में, 0 से पाई का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तो आ रहा है ना डोमेन में। यस सर, 3π/4 क्यों नहीं लिया सर? नहीं तो इसमें ये कहाँ आता है? ये तो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव सेकंड में कहाँ 10 होता है? 10 तो या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो थर्ड में होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ही नहीं क्योंकि रेंज यहीं खत्म हो गई है, तो हम थर्ड में क्यों जाएंगे? और सेकंड में लेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस थोड़ी है 10 क्वेश्चन के अंदर। आंसर 7 वाले में जैसे आपने कर रहा है सर, उसमें -1 था तो -10π/4, तो फिर π/4 तो पॉजिटिव। नहीं π/4 तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन इसको और इसको कैसे कंपेयर करोगे? माइनस के साथ थोड़ी कंपेयर होगा, पहले तो साइन हटाना पड़ेगा ना, और यही साइन तो बताता है क्वाड्रेंट कौन सा है। आप पहले ये बताओ एग्जैक्ट दिक्कत कहां पर है, तब तो पता चले। सर मैं कह रहा था कि जैसे कि सर आपने इसमें माइनस लिया, आपने कहा कि माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट को डिपेंड करता है, ठीक है, तो सर इसमें जब आप माइनस क्यों नहीं लेंगे सर, इस वजह से? आप अपने हिसाब से बताओ क्या आंसर आप निकालते? अगर 10x - 1 है तो आप क्या आंसर निकालते? सर 10x - 1, हाँ, तो आप क्या आंसर निकालते? सर 3π/4 आता, तो 3π/4 ही आता 3π/4 ही आता। क्यों आता पता चल गया। है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन tan नेगेटिव होता है। सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता यस सॉरी सर। है ना। तो फोर्थ में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 0 से पाई, ठीक है। और अगर 0 से 2π रेंज होती तो हम सेकंड में भी जाते और हम थर्ड में भी जाते और फोर्थ में भी जाते, सॉरी, ठीक है। अगर यही बात इसने लिख दी होती 0 से 2π, तो आप इस एंगल को सेकंड में भी निकालते और आप 10 की वैल्यू को फोर्थ में भी निकालते, समझ गए। यस सर। तब उसमें भी जाता, ये पहला निकाल लिया 3π/4, तो दूसरा निकलता 10x = 10 2π - π/4, ठीक है। तब दो वैल्यूज अपने पास आती, समझ में आया? यस ये बात है और कुछ नहीं। अब क्लियर? तो फिलहाल अभी अपने पास एक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे क्योंकि भाई रेंज ही 0 से पाई है, तो π/4 अपने पास आ गया। अब हो गया 0, π/4 और पाई। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी बच्चों। तो आपको वैल्यू निकालनी है f0 पर। f0 अपना हो गया sin 0 प्लस cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, 0 + 1 1 हो गया। फिर अगली वैल्यू निकालो f π/4 पर, ये बना sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 1/√2, cos π/4 भी 1/√2, एलसीएम लेने के बाद 2/√2 और सॉल्व करने के बाद √2। ये तो समझ में आ गया होगा। तीसरा है आपका f π कितना हो गया? sin π और cos π।
साइन पाई कितना होता है 0 और कॉस पाई -1। आंसर कितना आ गया -1। तो अब बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है -1। तो -1 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट पर? तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इज 5 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? √2 1.414 होता है। तो √2 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर? तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज इक्वल टू √2। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पाई बाय सर 4 नहीं एब्सोल्यूट आया। मैक्सिमा तो सर 1 नहीं होना चाहिए। √2 इज मोर देन 1। √2 इज 1.414। ठीक है, सर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पाई बाय 4 नहीं आना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया? अच्छा √2 लिख दिया। ठीक है, हाँ जी बेटा आएगा। और बताओ, ये तो π/4 आएगा। ठीक है, सर ये तो √2 छोड़ना सर, सर वो तो 2/√2 है ना। रैशनलाइज हुआ ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, और बताओ। तो क्लियर यहां तक सारा 5th क्वेश्चन तक? ठीक है, तो बढ़ता हूं फिर आगे। किसी और को तो कोई डाउट नहीं? सर हाँ जी बेटा। सर मेरा थर्ड पार्ट में ना मैक्सिमम वैल्यू 63.8 आ रही है, बट पीछे जो आंसर है उसमें 8 दे रखी है। ये 5th का थर्ड पार्ट? यस सर वैसे सर। 5th आपने बोला नहीं था सर, आपने 6th बोला था, मैंने 5th इसलिए नहीं करा। मैंने बेटे सारे बोल दिए थे। कहां तक? 15 16 तक। यस सर 16 तक ऑल। अच्छा ऑल बोले थे, मैं बोला 6 to 15। नहीं 16 तक ऑल। तो सर मेरे को एक डाउट है सर, ये 13 to जो है 16 तक है, उसमें से कोई एक करा दो बस सर। अभी मैं पढ़ाता हूँ ना, अभी मैक्सिमम मिनिमम और कराऊंगा ना। चलो ठीक है, एप्लीकेशन क्वेश्चन और करेंगे ना अभी। ठीक है सर ठीक अभी एप्लीकेशन है। या तो सर 6 ये रहने दो सर, अभी ये पार्ट्स रहने दो आप, तो वही करा दो सर, टाइम निकल जाएगा। 1 मिनट, ये पार्ट खत्म कर दो फिर वो कराता हूँ। बस 2 मिनट देख लें क्या समस्या आ रही है। x बिलोंग्स टू -2 to 9/2 ये कह रहा है ना। तो पहले f' निकालते हैं। ये आ गया 4 -1/2, ये हो गया 2x, 2 से 2 कट गया। f' आ गया बेटे 4 - x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट कर दूं 0। x अपने पास आ गया 4, तो 4 - 2 से 9/2 के बीच में आता है। 9/2 हो गया 4.5। अब सीधी वैल्यू निकालो f-2, यानी 4 × -2 1/2 -2 स्क्वायर -8 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? -4 -12 -2 आएगा। सॉरी एक मिनट बेटा, इधर आएगा -2। तो ये अपने पास आ गया -10। ये पहली वैल्यू हो गई। फिर दूसरी वैल्यू निकालो f4। f4 अपने पास हो गया 4 × 4 -1/2 4 स्क्वायर। 4 × 4 हो गया 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, आंसर आ गया 8। फिर तीसरी वैल्यू अपने पास है f9/2, यानी 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 होल स्क्वायर। ये आ गया 18 2 to the 4 और 81/8। ठीक है, 18 × 8 कितना हुआ? 144 -81/8। आंसर आ गया 63/8। हाँ जी स्नेहा, देखो आंसर जरा।
सर मेरा भी आंसर यही आ रहा है। मिनिमम वैल्यू तो -10 हो गई, पॉइंट ऑफ मिनिमम -2, और मैक्सिमम वैल्यू 8 × 64, मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम 4, क्योंकि 63/8 लेस देन है 8, नहीं है? देखें जरा, 6th का है ना यही है सर, यही है आंसर, भी यही है। सर। 5th का थर्ड पार्ट में है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ठीक तो है, 8 सही तो आ रहा आंसर, हाँ सर मैंने गलत देख लिया। ठीक है। चलो सर 6th भी एप्लीकेशन वाला 6th एप्लीकेशन, हाँ 6th एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है। सर इसमें निकालना कैसे? प्रॉफिट को पॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, अभी इन पे बाद में आते, रुक जाओ, कुछ और एग्जांपल पहले कर दे। सर वो कर लिया सर मैंने सर। कर लिया, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन गलत है, पहले आओ पेज नंबर 227 पर। गलत है, गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट कभी नेगेटिव, जो इसमें प्रॉफिट दिखा रहे हैं नेगेटिव यानी लॉस होना चाहिए। चलो ठीक है। -135 कुछ आ रहा है। नहीं सर 113 आ रहा है। अच्छा इस पे भी आता हूँ, रुक जाओ, पहले कुछ मैक्सिमम मिनिमम 7th करवा दे करा देंगे। 7th रुक जाओ, अभी कुछ होमवर्क के लिए भी तो दे दे तुम लोगों को। कुछ करने तो दे सर, यार। करा था सर वो। रुक जाओ, देखते 7th हैं, हो गया मेरा, हो गया मैं देखता हूँ अभी 7। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले पेज नंबर 225 पर आओ, कुछ होमवर्क भी तो बनाया तुम लोगों का, नहीं यही करते रहोगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y is equal to x², where C is greater than equal to 0 but less than 5। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैक्सिमम मिनिमम के। कह रहा है एक पैराबोला है, और पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है y is equal to x²। ध्यान से समझना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला। कोई भी आपको एक पॉइंट दे रखा है, सपोज P, जो कि है 0 और C। कह रहा है इस पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ इस पैराबोला से। तो मान लो ये Q है, मैंने माना PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन अब ये वेरीफाई कैसे हो कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? ठीक है, और C के बारे में कह रहा है कि भाई C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 5। ये तो क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए दिया गया, C की वैल्यू 0 से 5 के बीच में, करेक्ट। तो जो 1/2 दे रखी है। किसकी? हाफ हाफ, 0 की जगह हाफ है वो। बट मेरे में तो 0 गलत है, मुझे लगता है हाफ गलत होगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, मेरी बुक में 0 दे रखा है, 0C0 1/2। हाँ ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो जो आंसर निकल रहा है आंसर भी उसी हिसाब से आया सर। करेक्ट करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ ठीक किया, मिस्टेक सही करके। ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ बट लेस देन 5। ठीक है, वो आंसर को देख करके पता चला क्या गलत है। अब जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आपने जो ये PQ डिस्टेंस है इसको शॉर्टेस्ट प्रूव करना है, तो मैंने डिस्टेंस लिया। ठीक है, अब जो आपका पॉइंट P है ना, वो एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन Q आपका पॉइंट फिक्स नहीं है। आपको क्या पता कि भाई कहां पर P के साथ हम कौन सा पॉइंट इस कर्व का उठा करके जोड़ें जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप Q पॉइंट को लेट करोगे कि सपोज वो कोऑर्डिनेट H और K, कोऑर्डिनेट कौन से हैं? H और K। मुझे डिस्टेंस को करना है मिनिमम, तो पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में कौन सा डिस्टेंस लगता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अपना डिस्टेंस बन गया h2 x2 minus x1 होल स्क्वायर और y2 minus y1 होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो d अपने पास आ गया रूट h स्क्वायर। इसमें भी आएगा क्या चीज? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब यही पैराबोला इसमें भी है। तो ये मैंने क्या बोला बेटे, जो एप्लीकेशन है उसमें जितना पढ़ा हुआ है सब कुछ, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम के। ठीक है, इसीलिए तो मैं आगे के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था नंबर वाला, अभी और क्वेश्चन देखो, और पेपर में जो केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे ना, कि भाई पैराबोलिक ब्रिज है तो इसमें ये कंडीशंस है, क्वेश्चन यही रहेगा। बट उसमें थोड़ा सा क्या है,
प्रैक्टिकल टच दे देंगे, भाई कोई पैराबोलिक ब्रिज बोल देंगे, कोई पैराबोलिक रूफ बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो करना ऐसे ही होगा। तो इसलिए क्वेश्चन यही है, बस उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल लिख करके फिर सर वो ऑफलाइन क्लास का क्या हुआ? ऑफलाइन क्लास अभी मैं बताता रहा हूँ कि 1 सितंबर से सोचूंगा, अभी तो फिर अभी सोचोगे? हाँ जी, अभी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब तो स्कूल भी खुल गए हैं। नहीं तो वो कब बंद कर दें उनका क्या भरोसा, उनका स्कूल तो उनकी जगह फिक्स है ना, तो हमें तो, हम लोगों को तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब सोचते हैं तब स्टार्ट करते हैं। एक जगह जो चीज चल रही है उसको पूरा चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 12th का है, 12th का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी प्रॉब्लम 11th की है। 11th में मोस्टली बच्चे जो हैं वो अपने एरिया के नहीं है, एरिया से बाहर के हैं, इस तरीके से तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है। फिर 12th की स्टार्ट सर स्कूटी पे आ जाएंगे सर, हमारे हमें तो कर दो चालू। अरे स्कूटी पे कहाँ, कोई वहां रहता है सर हरियाणा हमारे में, चालू कर दो, कोई नहीं। वो कहाँ स्कूटी पे आएगा, ठीक है। सर हमारे ऑफलाइन कर दो। तो वही सोच रहे हैं अभी, जब मान लो मुझे एक्सेस यहाँ से बेटर बाहर से मिल रही है, तो फिर मेरे को तो सोचना पड़ेगा ना, है ना। जब यहाँ आसपास ज्यादा अच्छा तुमको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बट बाहर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर बाहरी इंसान सोचेगा फिर यहाँ क्यों देखेगा, ये सोचो, है ना। जब बाहर के लोग ऑनलाइन पढ़ने को तैयार हैं तो क्या समस्या फिर हमें, और रिस्पांस भी अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसे थोड़ा सोच के मुझे काम करना पड़ेगा, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सर आपने वो टेस्ट भी नहीं किया था टेंशन नॉर्मल का? तुम लोगों का टेस्ट जो नहीं हुआ, यस सर, आपने चेक नहीं करा? चेक नहीं किया या टेस्ट लिया नहीं? सर लिया था सर, चेक नहीं करा। किसका था, डेरिवेटिव का? नहीं सर, टेंजेंट से नॉर्मल का था। अच्छा वो चेक नहीं हुआ, हाँ हाँ ठीक है, देखते काफी हैं। टाइम। हाँ हाँ बेटा ठीक है, ठीक है दिला, ठीक है। पहले इसको खत्म कर दूं, रुक जाओ, पहले तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो ये PQ अपने पास आ गया, डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ये ध्यान रखो आप। अब ये डिसाइड करो बच्चों कि इसमें से वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। पहले ये सोच के बताओ मुझे, वेरिएबल और कांस्टेंट बताओ भाई, सिद्धांत आप बताओ क्या सर वेरिएबल? सारे लग रहे हैं वेरिएबल तो। सारे वेरिएबल लग रहे हैं। यस सर। मैंने कहा बेटा जो P है वो एक फिक्स पॉइंट है, चेंजेबल पॉइंट नहीं है, तो इसलिए C क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ जो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। लेकिन Q मैंने कहा कि Q के बारे में हम श्योर नहीं है, वो कह रहा है P पॉइंट फिक्स है और कर्व पर आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, तो HK आपका फिक्स पॉइंट नहीं है, वो कर्व पे आपको ढूंढना है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज मिनिमम, ठीक है। शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम। तो HK क्या हो गया आपका, HK जो पॉइंट हो गया वो वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो यहाँ सी भी तो होना चाहिए। C क्यों वेरिएबल होगा? सर सी की रेंज दे रखी है तो चेंज ही हो रहा है। वो जो C की रेंज है वो क्वेश्चन के लिए दे रखी है, आपके लिए नहीं बोला कि वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर तो नहीं बोला उसने, उसने कहा 1/5 के बीच में, एनी रियल नहीं बोला ना। लेकिन HK आप बताओ, HK को किसी रेंज में फिक्स किया उसने? नो सर। ये तो हमने लेट किया, और HK जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वेरिएबल ये हुए, C नहीं हुआ। C को तो इसलिए रखा गया कि आपके जो ये रूट वाली कंडीशन है ना, ये कहीं ना गलत हो जाए, इसलिए इसको रखा गया, ठीक है। तो अब बात हो रही है ना, अब बात हो रही है कि भाई इसको आपको लीस्ट करना है। अगर इसे लीस्ट करना है तो ये एक वेरिएबल में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? वन वेरिएबल में। H और K अपने पास दो वेरिएबल है, इसको हमें करना है एक वेरिएबल में। तो कैसे H और K में रिलेशनशिप निकालोगे? तो देखो कहाँ ऐसी कंडीशन है जहां H के रिलेटेड, सर सी में करना है सर? सी में नहीं करना। सी, हाँ सी का यूज कर सकते हो आप, लेकिन सी तो आ चुका है। जो ये H और K है, या तो यहाँ पूरा H में हो जाए या पूरा K में हो जाए। पूरा सी पूरा है कोई, वेरिएबल में करना है। हाँ एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में करना है। यानी यही मैंने कहा, सर्च करना है कि यहाँ कौन कौन से वेरिएबल जिसको डिफरेंशिएट करते हैं। वेरिएबल वो भी है, डी भी वेरिएबल, लेकिन वो तो डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको यहाँ H और K की बात की जा रही है, इनमें से एक वेरिएबल करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे।
तो आपने लिया q, बिकॉज q लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, therefore the coordinate hk satisfy the equation. y की जगह k रखा और x की जगह h रखा, ये आपका रिलेशन 1 है और ये आपका रिलेशन 2 है। देखो h और k में रिलेशनशिप आ गया। क्या बदलना ठीक रहेगा? खुद जरा थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, क्या बदलना चाहिए? h को बदलना चाहिए, k को बदलना चाहिए? तो के को k को बदलना चाहिए, गुड, क्योंकि अगर h को बदलेंगे तो रूट k लिखना अरे पड़ेगा। y हमारा a के इक्वल है। y k के इक्वल नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस पैराबोला पर आ रहा है। अगर पैराबोला पर आ रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, समझ गए? तो इसलिए उसको रख देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन आपको ढूंढनी पड़ती है कि भाई कहाँ आप कैसे इनको लिंक कर सकते हो। तो k अपना h स्क्वायर आ गया, तो d अपने पास आ गया रूट h स्क्वायर प्लस k की जगह लिख दिया h स्क्वायर माइनस c होल स्क्वायर। अभी देखो बदल गया एक वेरिएबल में। अब अगर आप इसको चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन इसका डेरिवेटिव आपको काफी ज्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे 1/2 रूट, फिर अंदर डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव जब करोगे तो आपको चेन वो लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। तो जब देखो जैसे होल स्क्वायर रूट आ जाए, समथिंग इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट, तो सबसे अच्छा मेथड ये होता है। अब ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, सबसे अच्छा मेथड ये होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पहले रूट हटा दो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। रूट हट गया। डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहले ये बताओ, सभी सोचो और टेक्स्ट करो। डी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? डी इज डिस्टेंस, गुड, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जितने भी पॉजिटिव नंबर वहां पर हैं उन सब में सबसे छोटा है, तो क्या वो नंबर सबसे छोटा नहीं होगा? अगर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा आंसर दे रहा है, तो क्या वो नंबर सभी नंबर से छोटा नहीं होगा? ये बात सही है या गलत है? बस क्लियर है ना? सही। ठीक है ना? और अगर समझ नहीं आया। देखो मैंने ये कहा कि बहुत सारे मान लो पॉजिटिव नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखे, सबका बेटे स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर सबसे छोटा निकलेगा। यस सर। तो 1 और बाकी नंबर में क्या रिलेशनशिप है? वो भी सबसे छोटा ही है, तभी उसका स्क्वायर छोटा निकला। अगर इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर लिखे जाए और सबका स्क्वायर किया जाए, तो जिस नंबर का स्क्वायर लीस्ट आएगा वो नंबर भी तो लीस्ट होगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। अभी बात समझ गए? हाँ जी, बहुत छोटी सी बात मैंने बोली है, कोई मुश्किल है? सर उसका कोई काम क्या है मतलब? अभी बता रहा हूँ उसका काम क्या है। सर ऐसे तो रूट 1 भी हो सकता है। क्या किसमें रूट 1? रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हाँ 1 बिल्कुल का छोटा। स्क्वायर 1 होता है। नहीं वो तो मैंने ये कहा कि मैंने 1 से 10 तक नंबर लिखे ना, आप कोई भी नंबर लिख लो और नंबर ले लो। अगर एक पॉजिटिव नंबर की जो कंपैरिजन है, क्या उसके स्क्वायर की कंपैरिजन सेम नहीं होगी? अगर 2 स्मॉलर देन 4 है तो क्या 2 स्क्वायर लार्जर देन 4 हो जाएगा? पहले ये बात तो क्लियर करो। हाँ जी बताओ। नो नहीं हो सकता ना, तो यही बात तो है कि अगर d जो है, अगर मैं d स्क्वायर को मिनिमम प्रूफ कर दूं तो क्या d मिनिमम नहीं होगा? यस ये है इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट, कि अब आपको स्क्वायरिंग करने का फायदा ये हुआ कि अब आप डी स्क्वायर को लेट कर लेंगे, लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, और इस डी स्क्वायर को आप मिनिमम कर रहे हो, तो इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। ये देखो, अब मैंने किया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अरे एच, हमने करा जो सर, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए।
देखो अगर आप यहीं पर डी को, आपको डिस्टेंस को मिनिमम करना है, आप कैसे करोगे मिनिमम? आप यही तो कहोगे कि भाई अगर डी टू डी अपॉन डी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हेंस डी इज मिनिमम, यही तो कहोगे आप। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे ना मिनिमम करने के लिए, कि नहीं लगाएंगे? तो अब मैंने यही काम क्या किया, मैंने ये कह दिया कि भाई इसमें अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करता हूं, देखो इस स्टेप पर, तो मुझे काम करना पड़ेगा 1/2 रूट दिस वैल्यू, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, फिर मैं इसको 0 रखूंगा, तब क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेथड नहीं है, बट ये मेथड आपको ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि जब समथिंग इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट आए तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। आप ये कह रहे हो कि मैं प्रूफ कर रहा हूं जी z को मिनिमम, z मिनिमम का मतलब d स्क्वायर मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर मिनिमम है तो क्या वो d मिनिमम नहीं होगा? अभी बताओ। हाँ जी, पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, मुझे लगता है तुम लोगों को मिनिमा और मैक्सिमा ही भूल गए हो क्या हो रहा है इसमें। तो पहले हम z को मिनिमम करते हैं, पहला डेरिवेटिव किया भाई dz बाई डी, तो अपने पास आया h स्क्वायर का 2h और 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस सी, फिर h स्क्वायर का 2h और c का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, dz बाई डी एच इज इक्वल टू 2h प्लस 2 इंटू 2 4h क्यूब माइनस 2 इंटू 2 4hc, कितना हो गया? 2 इंटू 2 4hc। सी था ना अपने पास, एक मिनट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक मैंने गलती की है, मुझे एच स्क्वायर बदलना था, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, मैंने के की जगह एच स्क्वायर लिख दिया, गलत जगह लिख दिया। मुझे रखना था एच स्क्वायर इज इक्वल टू के, मार्क मैंने किया था, रख दी वैल्यू पर, के प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर, ये होगा। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी गई तो ये बन गया के प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, आपका जो z बन गया वो बन गया आपका k प्लस के माइनस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ वेरिएबल h नहीं, वेरिएबल k है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू k, सॉरी। अब मैंने निकाला dz बाई डी, तो k का डेरिवेटिव 1 हो गया, k माइनस सी को लिख दिया 2 इंटू के माइनस सी, और k माइनस सी का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट अपने पास क्या आ गया, 2k माइनस 2c प्लस 1, 2k माइनस 2c प्लस 1 फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z, क्योंकि लीस्ट करना है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z पुट dz बाई dk इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था यहाँ क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखा जाता, मैक्सिमा या मिनिमा लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो 2k माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, ये आपके पास k आ गया। अब आपको बताना है कि क्या इस k के लिए ये z मिनिमम है, तो अब क्या आप यूज करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फिर dz बाई डी को आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, निकालो जरा dz बाई डी, dz बाई डी अपने पास है 2k माइनस 2c प्लस 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू k, तो ये बना d2z बाई डी स्क्वायर, 2k का 2, 2c का 0 और ये प्लस 1। अभी मैं कंप्लीट कर लूं फिर बात करता हूं, प्लस 1 हो गया 0। ठीक है, बिकॉज d2z बाई डी स्क्वायर फॉर द वैल्यू ऑफ k 2c माइनस 1 बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो तो प्लस 2 ही रहेगा,
therefore z is minimum। ठीक है, therefore z is minimum, this implies d square is minimum। अब क्योंकि d एक पॉजिटिव नंबर है और उसका स्क्वायर मिनिमम है, तो दिस इंप्लाइज d इज मिनिमम। तो d क्या हो गया? मिनिमम। अब बात करते हैं क्वेश्चन। सर एक बार इसमें स्टार्टिंग number से समझा देना। तो मेन काम अपना ये था। सबसे पहले क्वेश्चन ने ये कहा कि आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पर आपका z जो है वो मिनिमम हो। वो पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पे आपका जो डिस्टेंस है, कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो फिक्स पॉइंट P से अगर मेजर किया जाए तो वो सबसे शॉर्टेस्ट। अभी हमने डिस्टेंस नहीं निकाला, अभी तो हमने पॉइंट निकाला। तो हमने क्या किया भाई, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि सपोज Q है और वो कोऑर्डिनेट है HK। आप उसको मानेंगे कि इस पॉइंट को और अब मैं P को ज्वाइन करूं तो ये सबसे लीस्ट डिस्टेंस देगा। अब ये बात आपको प्रूव करनी है। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला डाला, भाई दो कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे तभी डिस्टेंस निकलेगा। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दिया, d निकाल दिया, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ h और k दो वेरिएबल है, जिसे एक वेरिएबल में करना है, या तो पूरा k में हो जाए या पूरा h में हो जाए। तो हमने ये देखा कि भाई ये दो वेरिएबल कहाँ रिलेट करते हैं, कौन से रिलेशन से रिलेट करते हैं। तो आपको देखना है कि q कहाँ आ रहा है। q लाइज ऑन द कर्व, therefore satisfy equation of the curve। तो आपने q की वैल्यू डाल दी, कोऑर्डिनेट तो y की जगह k y कोऑर्डिनेट और x की जगह h x का कोऑर्डिनेट। तो k इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करोगे, इस h स्क्वायर की जगह k की वैल्यू डाल दो, रिप्लेस हो गया, पूरा k में हो गया। अब मैंने आपको बताया आप यहां से क्वेश्चन में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहीं से डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया कि आप ये ध्यान रखो कि अगर समथिंग इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट हो तो ज्यादा अच्छा है कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट ही खत्म कर दो। चेन रूल का काम ही खत्म हो जाएगा, 1/2 रूट समथिंग देन डिफरेंशिएट। तो d स्क्वायर आया, ठीक है ना। अब मैंने ये बताया कि d एक पॉजिटिव नंबर है। अगर d स्क्वायर सबसे बड़ा है तो d भी सबसे बड़ा होगा, अगर d स्क्वायर सबसे छोटा है तो d भी सबसे छोटा होगा, जितने भी नंबर्स हैं। डिस्टेंस का मतलब पॉजिटिव ना, यहाँ जितने मर्जी आप डिस्टेंस निकालोगे, ये देखो जितने मर्जी डिस्टेंस, ये इन सब की बात कर रहा है। d का मतलब इन सभी d में से ये जो मैंने d लिया ये सबसे छोटा है, तो इसका स्क्वायर भी तो सबसे छोटा होगा, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसलिए d नहीं d स्क्वायर को मिनिमम प्रूव कर रहे हो। इफ d स्क्वायर इज मिनिमम देन d इज ऑलवेज मिनिमम, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करके अब d, अब ऐसे तो लिखना अजीब लगेगा, d स्क्वायर d स्क्वायर अजीब लगेगा ना, या d ऑफ d स्क्वायर। इसलिए d स्क्वायर को हमने लेट कर लिया कि d स्क्वायर को हम z मान लेते हैं, सिंगल वेरिएबल, तो z लिया। अब आपके पास जो ये एक्सप्रेशन आई, इसको आपको प्रूव करना है ये k की वैल्यू के लिए मिनिमम। ये क्वेश्चन खुद ही बोलेगा मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम बोलेगा तो मिनिमम ही प्रूफ होगा। अगर मैक्सिमम प्रूफ कर दिया तो गलत है, होगा ही नहीं, मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो dz बाई डी के डेरिवेटिव किया, फिर आपने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, बट एप्लीकेशन में क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखते। आप देखो z को मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। चाहे मिनिमा करना हो चाहे मैक्सिमा करना हो, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना होता है, मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो dz बाई डी के 0, फिर आपने k की वैल्यू निकाली, k इज वेरिएबल, c कांस्टेंट एनी नंबर। तो बस आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। तो k निकल के आ गया 2c - 1/2। फिर आप चेक करो कि क्या इस k की वैल्यू के लिए मिनिमम है, आपने डबल डेरिवेटिव किया dz बाई डी के को विद रिस्पेक्ट टू k, अगेन आंसर क्या आया 2। अब जो मर्जी k हो, क्या 2 बदलेगा, तो 2 तो पॉजिटिव है, यानी डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर z इज मिनिमम। अगर z मिनिमम है तो इसका मतलब d स्क्वायर में डबल डेरिवेटिव क्यों लिया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो ये क्या नंबर है, लाइन से कर सकते हैं ऐसे, क्या चीज जैसे आप बेटा, पहले कराते थे। फर्स्ट ऑर्डर से यस सर। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इन क्वेश्चन के लिए।
Yes. उसमें सर्च करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो ज्यादा अच्छा है ये। इसको हमेशा डबल डेरिवेटिव से ही करना चाहिए एप्लीकेशन वाले। पर सर डबल डेरिवेटिव से तो वो निकलता है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही है, एप्लीकेशन है। किसने कहा है मैक्सिमम मिनिमा? और फर्स्ट ऑर्डर से भी तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकलता है, वहां कहाँ मैक्सिमम मिनिमा निकलता है? तो सर इसमें तो मैक्सिमा लिखा हुआ है, मिनिमा लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में पहले टर्म तो आप समझिए, पढ़ाते हुए मैंने बोला था कि ये एप्लीकेशन, हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव की लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, कि एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ गए? तो वहां उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कह रहा है मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना है आपको। और उसके लिए आपके पास दो मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वो सिंपल फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लिखा जाता है, जिसका कि आप कर्व बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, जहां आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट टर्निंग पॉइंट है। सर हमने z d और d स्क्वायर को हमने एक पहले मैं फिनिश कर लूं फिर बता दूं। ओके सर। अब जो ये आपका डिस्टेंस निकालना है, इसको आप कौन से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये मुझे बताइए। कहाँ आप इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढेंगे? हाँ जी, तो ये एप्लीकेशन में मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये प्रोसेस आपको समझाया गया कि आप इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो इसको उससे जैसे जोड़ने, हाँ बस हमें हमेशा लोकल मिनिमा या मैक्सिमा लगाना है। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही लगता है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, आप एक एप्लीकेशन क्वेश्चन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की हेल्प ले करके इन एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर हम ये मेथड डालें यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ सर हमने प्रतिमा। सर d स्क्वायर को चेंज क्यों करा था z? क्योंकि आप अगर ऐसे लिखो तो d2 d स्क्वायर dk स्क्वायर, प्रेजेंटेशन कैसी है ये? यस। देखने वाले को क्या लगेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखने में। ठीक है ना? इसलिए अगर यहाँ मैं z लिख दूं तो ज्यादा ठीक। ये देखो पर d2, सर मैक्सिमा मिनिमा का भी आंसर सेम ही होगा। मतलब मैं समझा नहीं। चलो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को लगाना, फिर मैक्सिमा लगा देते हैं। लगाओ मैक्सिमम मिनिमम, क्या होगा, कैसे लगाओगे? ये तो सर नहीं बताना। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, तो या तो आप बताओ कैसे होगा ये। देखो मैंने क्या बताया, पहले उस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो किसी ने आपको स्क्वायर रूट 2 निकालने का एक मेथड बताया जी, ये डिवाइड मेथड से आप इसको कर सकते हो। कैसे भाई? 1 1 जा 1, आगे बढ़ते हो। अब आप ये कहो ये तो डिवाइड है जी, अब डिवाइड मैं ऐसे क्यों करूं, 1 1 जा 1, फिर 2 2 जा 4, मैं तो रिमाइंडर की तरह ही डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये तो डिवाइड है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको रूट 7 निकालना है, तो रूट 7 आप कहो नहीं मैं जी 3 2 जा 6 लेकर के निकालूंगा, तो ये निकलेगा? नहीं सर। तो क्या करोगे आप तो यही करोगे ना जी, 2 2 जा 4। ये डिवाइड मेथड होता है किसी चीज को समझाने के लिए, तो वही चीज ये मेथड है। डिवाइड वर्ड बोल दिया इसका मतलब थोड़ी कि डिवाइड बिना किए काम नहीं चलेगा। यहाँ डिवाइड प्रोसेस क्या, नहीं मैंने तो वो डिवाइड पढ़ा था, ये कौन सा डिवाइड आ गया? तो नई चीज पढ़ने के लिए मेथड भी तो पढ़ेंगे, कुछ नया, है ना? ये थोड़ी इसमें कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम, मैंने अभी यही बात बोला कि वो फंक्शन का केस था, ये कोई फंक्शन नहीं है। इसको ये कहा, तभी इसका नाम रखा गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भाई डेरिवेटिव की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके क्या आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? तो यस, हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि z इज लोकल मिनिमम वैल्यू या z इज लोकल मिनिमा या 2c - 1/2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं। समझ गए? सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। अभी आंसर आया कहाँ? अभी तो तुम लोगों ने आंसर निकालने कहाँ दिए, अभी तो हम इसी पे हैं कि मिनिमा मैक्सिमा हो गया प्रूफ। अब कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताओ, कि भाई फिर वो मिनिमम डिस्टेंस होगा क्या?
तो अब आपको आना है जहां आपने डिस्टेंस को के में कन्वर्ट किया, वो ये रहा, यही तो डिस्टेंस है और के हमें पता है, और डिस्टेंस आप सी की फॉर्म में निकाल सकते हो जो आपको गिवन है। तो बिकॉज डी इज इक्वल टू मेरा डाउट तो लिया नहीं सर आपने। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, ये जेड डी स्क्वायर और डी हमने मिनिमम क्यों लिया सर? जेड तो आपने डी लिया था ना, डी स्क्वायर, हाँ हाँ, और डी भी आपने कहा था सर डी स्क्वायर ही है, तो फिर सर आपने तीनों को अलग अलग क्यों लिखा? डी डी स्क्वायर नहीं है, मैंने ये कहा था कि अगर डी एक पॉजिटिव नंबर है और उसका स्क्वायर मिनिमम है, ये भाई डी का स्क्वायर जो है वो सबसे छोटा है, तो क्या डी सभी पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा नहीं होगा? हाँ जी, यस सर। तो ये मैंने कहा। लेकिन जेड तो इक्वल है ना सर डी स्क्वायर के। हाँ, जेड इक्वल है डी स्क्वायर के, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने उसको अलग से क्यों लिखा? कि भाई मैंने डी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यों लेट किया? नहीं सर, डी स्क्वायर आपने मिनिमम ले लिया, जेड भी आपने मिनिमम ले लिया, अलग अलग नहीं, मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आपने जेड को ही मिनिमम प्रूव किया ना। जेड सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है जो कि कोई कंफ्यूजन ना आपको हो। अगर आप ऐसे लिखो, मैंने कहा डी ओवर डी के ऑफ डी स्क्वायर, आपने लिख दिया कि डी डी स्क्वायर अपॉन डी के, ये कैसा लग रहा है देखने में? तो समझ में आ रहा है? तो आपने बस क्या किया कि इसका जो प्रेजेंस है वो बस बदल दिया कि मैं इसको ये कह रहा हूं, और कर मैं डी स्क्वायर का ही काम रहा हूं। ठीक है, आप समझे? ये बात थी। तो अगर z मिनिमम तो उसका मतलब है डी स्क्वायर में, मैंने याद दिला दिया कि डी स्क्वायर है इसका मतलब। ठीक है, तो ये आ गया था अपने पास k प्लस k माइनस सी होल स्क्वायर। अब आप k की वैल्यू निकाल चुके हो। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2 माइनस c होल स्क्वायर। सर वेरिएबल नहीं आएगी वैल्यू? वेरिएबल क्यों आएंगे? अब तो c तो कांस्टेंट है, लेकिन कैसे? c कांस्टेंट है ना, जैसे मतलब c में आएगी ना सर वैल्यू? नहीं, उसने सिर्फ आपको c दिया था और आपका सारा आंसर c में निकलेगा, जो दिया उसी में तो आंसर निकलेगा। वही कह रहा था, c में ही निकलेगा। हाँ, सी में ही आंसर निकलेगा। ठीक है, जो गिवन होता है उसी में आंसर आता है। 2c माइनस 1/2, एलसीएम लिया 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 होल स्क्वायर। 2c और 2c 0 हो गया, यह आ गया 2c माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम आपका आ गया 4, 2 2 द 4, यानी 4c माइनस 2 प्लस 1। आंसर कितना आ गया? 4c माइनस 1/4, यानी ऊपर तो रूट निकलेगा नहीं और नीचे आ गया 2 यूनिट्स। ये हो गया आपका मिनिमम डिस्टेंस। यहां से देखो, इसीलिए c को दिया गया ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि पहले जो 0 लिखा था c की जगह 0 रख दो तो 0 माइनस 1 माइनस 1/2 इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए गलत था। ठीक है, अब मिनिमम हाफ। इस क्वेश्चन को तो केस स्टडी में कैसे बनाएंगे? केस स्टडी में इसमें ऐसे बनाया जाता है, इसमें ऐसे लिखा जाता है, फाइंड, सबसे पहले कहता है कि राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k, फिगर बना के देगा या कोई भी पॉइंट देगा, तो आपसे पहले तो ये एक ऑप्शन लिखवा लेगा। ठीक है, फिर कहेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द डिस्टेंस इज मिनिमम, तो आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। फिर आपको ये k की वैल्यू बतानी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन पूछेगा ऑल्सो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, तब एक ऑप्शन ये करवा लेगा। ऐसे देते हैं। ठीक है, इसको कई पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, वो कहेगा राइट द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ k,
पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। सर ये लेकिन एमसीक्यू में आएगा। बिल्कुल आएगा, सब बन जाते हैं एमसीक्यू में। पिछले साल का उठा के देखो पेपर, केस स्टडी में बना हुआ है ये क्वेश्चन इसी टाइप के, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के। जरूर आएगा 5 नंबर का 100% केस स्टडी में। और केस स्टडी में काफी आसान हो जाता है, बल्कि उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो सब कन्वर्ट कराता जाता है और फाइनली आंसर करवा लेता है। ठीक है, तो अभी कुछ समझ में आया सबको? वॉइस ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। अच्छा एक मिनट बेटा, अभी समझ में आया ये क्वेश्चन कुछ? इसको रिपीट करना और जरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना आप लोग। 17 से लेकर के 17 तो थोड़ा नीचे कर दो सर। हाँ एक मिनट, आप लोग कंप्लीट कर लेना 17 से लेकर के, सिर्फ मैं तुम लोगों को 24 तक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 7 क्वेश्चन 17 to 24 ट्राई करने सारे। ठीक है, अभी यही खत्म करो, टेस्ट अभी नहीं ले पाऊंगा, टेस्ट बताऊंगा तुम लोगों को कब ले पाऊंगा। ठीक है, पिछला कह रहा है चेक करने को, तो पहले वो चेक कर दो। ठीक, समझ गए? हाँ, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर एक डाउट था सर, ज्योमेट्री रिलेटेड। सर थोड़ा नीचे करना सर। हो गया सर। हाँ बेटा, हाँ जी। सर एक स्क्वायर बनाना और उसके डायगोनल्स बनाना। ठीक है, थोड़ा फटाफट बता दूं रफली, क्लास शुरू होगी। एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। डायगोनल पहले बना का दूं? डाउट है सर, वो बाद में लोगे आप? हाँ जी बेटा, ये डायगोनल बना दूं, अगली क्लास में लेकर। सर इनमें से जो बीच में एंगल होता है सर वो तो 90 होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और सर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे सर, जैसे डीसी में परपेंडिकुलर बना दो सर, डीसी से ओ से परपेंडिकुलर बना दो। नहीं सर, डीसी से, डीसी से परपेंडिकुलर। पॉइंट अच्छा, डीसी के मिड पॉइंट से। सर, यहाँ से सर वो परपेंडिकुलर सर, तो ये एंगल से कितने में डिवाइड करेगा? 45 में ना? अच्छा, अगर मिड पॉइंट लेते हैं ना? यस सर। हाँ, तो ये और ये पार्ट बराबर, ये दोनों में कॉमन, ये Yes, पार्ट और ये पार्ट बराबर। हाँ जी ठीक है, करेक्ट। सर और अगर सेम इसको अगर रेक्टेंगल में करेंगे तब क्या 45 आएगा? लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल 90 पे नहीं होते ना, जो स्क्वायर है और रोम्बस है इन्हीं के डायगोनल 90 पे आते हैं, बाकी के डायगोनल 90 पे नहीं आते ना। सो एंगल वो नहीं होता सर 90 पे? नहीं, सिर्फ रोम्बस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल रोम्बस, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल स्क्वायर, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं 90 डिग्री नहीं। ठीक है, यस बस यस। चलो बाय बच्चों।